हम्म। तो आज हम एक ऐसी लड़ाई की बात करने वाले हैं जहां हजारों मील से उड़कर आने वाले मेहमानों के घर पर ही मतलब कब्जा किया जा रहा था। ये जगह है हिमाचल प्रदेश का पोंग वेटलैंड, हम्म, जिसे पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। और ये सिर्फ कोई आप समझिए लोकल तालाब या झील का मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक ये तो एक ये तो एक इंटरनेशनल मामला है एक तरह बिल्कुल। से। साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से आने वाले लाखों प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत जरूरी ठिकाना है ये। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे इस केस को लड़ रहे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट के साथ हुई बातचीत से आई। अच्छा, हाँ। तो आज हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि इस खूबसूरत जगह पर खतरा क्या था, कैसे हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा और एक ऐसा फैसला देना पड़ा जो मिसाल बन गया। और सबसे जरूरी बात कि पर्यावरण को बचाने की इस पूरी लड़ाई में इस मामले का मतलब क्या है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आखिर पोंग वेटलैंड में ऐसा हो क्या रहा था कि मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। देखिए, ये कहानी सिर्फ जमीन पर कब्जे से कहीं ज्यादा है। कहानी शुरू होती है अवैध अतिक्रमण से। मतलब बड़े पैमाने पर लोगों ने वेटलैंड की जमीन पर कब्जा कर लिया। और वहां खेती शुरू कर दी। हाँ, और खेती शुरू कर दी। अब सुनने में शायद ही उतना गंभीर ना लगे, लेकिन असली प्रॉब्लम इस खेती के तरीके में थी। तरीके में हाँ, मतलब ये कि इस खेती में अंधाधुंध कीटनाशकों और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा था। ओह, अब आप सोचिए, एक वेटलैंड क्या होता है? पानी का एक विशाल इकोसिस्टम। ये जहरीले केमिकल सीधे उस पानी में घुल रहे थे। एक तरह का धीमा जहर। एग्जैक्टली, धीमा जहर जो पूरे पानी को, उसमें रहने वाले जीवों को और उन प्रवासी पक्षियों को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। हम्म, और सोर्सेज बताते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं था, पूरे इलाके में बाड़ लगा दी गई थी, फेंसिंग। ये तो ऐसा हुआ कि आप किसी के घर में घुसकर दरवाजे पर ही ताला लगा दें। सही बात है। ये पक्षी तो खुलेपन के आदी हैं। उनका आना जाना, उनका रहन सहन, सब कुछ इससे प्रभावित हो रहा था। और तो और उन्हें फंसाने के लिए जाल तक लगाए जा रहे थे। बिल्कुल। ये एक सोची समझी रणनीति थी उस इकोसिस्टम को बर्बाद करने की। बाड़ लगाना, जाल बिछाना, ये सब पक्षियों के ब्रीडिंग साइकिल को तोड़ देता है। वो जगह जहां वो सुरक्षित महसूस करने आते हैं, वही उनके लिए एक ट्रैप बन जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी बात सामने आती है जो मतलब दिमाग सुन्न कर देती है। मुझे तो ये पढ़कर भी यकीन नहीं हुआ। सोर्सेस के मुताबिक वहां खाने की चीजों में विस्फोटक मिलाकर रख दिया गया था। हाँ, विस्फोटक। और ये इस मामले का सबसे सबसे भयावह पहलू है। और इसका नतीजा भी बहुत दर्दनाक हुआ। न सिर्फ प्रवासी पक्षी, बल्कि आसपास चरने वाली गायें भी इसका शिकार हुई। हाँ, उनके मुंह में ही ये विस्फोटक फट गए और उनकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। ये तो अविश्वसनीय है। और इस पूरे अंधेरे में एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आए श्री M.R. शर्मा, मिल्की राम शर्मा जी। जी, एक अकेले पर्यावरणविद जिन्होंने इसे उजागर करने को अपना मिशन बना लिया। और ये नागरिक सक्रियता के क्लासिक उदाहरण है। जब सिस्टम नहीं देखता, तब एक जागरूक नागरिक की आवाज ही बदलाव लाती है। और उन्होंने सबूत इकट्ठा किए, तस्वीरें ली और मामले को अदालत तक पहुंचाया। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जब वो घायल गायों की तस्वीरें, वो बाढ़ और जाल के सबूत हाईकोर्ट के सामने रखे गए, तो अदालत ने जो किया वो सच में ऐतिहासिक था। बिल्कुल, अदालत ने सिर्फ एक रूटीन आदेश पास नहीं किया, उन्होंने समस्या की जड़ पर वार किया। उनके फैसले में कुछ ऐसी बातें थीं जो इसे असाधारण बनाती हैं। जैसे कि पहला आदेश तो साफ था, जितनी भी अवैध बाड़ लगी है उसे फौरन हटाया जाए। दूसरा, जिस जमीन पर अवैध खेती हुई है उसे रिकल्टिवेट किया जाए। ये रिकल्टिवेट का क्या मतलब है? ये पॉइंट बहुत जरूरी है। देखिए, रिकल्टिवेट का मतलब है कि जमीन को वापस उसके पुराने प्राकृतिक स्वरूप में लाया जाए। अच्छा। उस पर वैसी ही घास या पेड़ पौधे लगाए जाएं जो वहां स्वाभाविक रूप से उगते थे। अक्सर क्या होता है, अतिक्रमण हटा दिया और जमीन को खाली छोड़ दिया। तो फिर से कब्जा हो जाता है। हाँ, कुछ महीनों बाद उस पर फिर से कब्जा हो जाता है। जमीन को उसके मूल स्वरूप में लौटाना एक तरह से भविष्य के अतिक्रमण पर ताला लगाने जैसा है। समझ गए। और तीसरा आदेश था कि अतिक्रमण करने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी करके बाहर निकाला जाए। लेकिन जो चौथा पॉइंट था, वो मेरे हिसाब से इस पूरे केस का सबसे मजबूत हिस्सा है। कौन सा? अदालत ने कहा कि कोई भी निचली सिविल कोर्ट इन अतिक्रमणकारियों को किसी भी तरह का स्टे या स्टे ऑर्डर नहीं देगी। हाँ, और यही वो मास्टर स्ट्रोक था। ये तो गेम चेंजर है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि सालों से क्या होता आया है। सरकारी विभाग एक्शन लेने पहुंचता है और अतिक्रमणकारी जेब से एक छोटा सा कागज निकाल के दिखा देता है।
निचली अदालत का स्टे ऑर्डर। जी, और बस पूरी कार्रवाई वहीं रुक जाती है। फिर केस सालों साल चलता रहता है। हाईकोर्ट ने इस बार वो कागज ही फाड़ कर फेंक दिया है। उन्होंने उस कानूनी लोपहोल को ही बंद कर दिया। अदालत के शब्द एकदम साफ थे। नो सिविल कोर्ट शैल ग्रांट एनी इंजंक्शन अगेंस्ट सेड पर्सन्स। मतलब वो कह रहे थे, हम जानते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, इस बार वो नहीं चलेगा। आपने बिल्कुल सही कहा। यह दिखाता है कि हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को और अतिक्रमणकारियों के तौर तरीकों को दोनों को बहुत गहराई से समझा है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक और कदम उठाया। आदेश दिया कि अगली सुनवाई जो 8 अप्रैल को होनी है, तब तक पूरे इलाके की ड्रोन से वीडियोग्राफी करके कोर्ट में पेश की जाए। ये भी एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। देखिए, अदालत सिर्फ आदेश देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ रही है, वो जवाबदेही तय कर रही है। एग्जैक्टली। ड्रोन वीडियोग्राफी का मतलब है कि अब कोई भी अधिकारी कोर्ट में आकर ये नहीं कह सकता कि सर काम चल रहा है। ड्रोन की नजर से कुछ नहीं छिपता, सबूत सामने होगा। एक निष्पक्ष तकनीकी सबूत होगा कि जमीनी हकीकत क्या है, कितनी बाढ़ हटी, कितनी जमीन रिकल्टिवेट हुई, सब कुछ साफ साफ दिखेगा। ये आदेश तो वाकई बहुत मजबूत है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कागज पर लिखे आदेश और जमीन पर उसके असर में अक्सर एक बड़ा फासला होता है। क्या इस बार भी वैसा ही होने का डर है? और यही इस लड़ाई का अगला पड़ाव है, इम्प्लीमेंटेशन। सीनियर एडवोकेट ने सोर्स में ये चिंता जताई भी है कि फैसले के बाद भी संबंधित विभाग की तरफ से वैसी तेजी नहीं दिखाई दे रही। मतलब आदेशों की अनदेखी हो रही है। हाँ, और ये पर्यावरण से जुड़े मामलों में एक आम समस्या है। आदेश आ जाते हैं, लेकिन उन्हें लागू करने वाली एजेंसियां सुस्त रहती हैं। तो फिर उस मजबूत आदेश का क्या फायदा? क्या इसका भी कोई तोड़ है? हाँ, बिल्कुल है। कानून में इसके लिए एक बहुत मजबूत हथियार है, जिसे अदालत की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। अच्छा। अगर कोई अधिकारी जानबूझकर अदालत के आदेश का पालन नहीं करता, तो ये माना जाता है कि वो सिर्फ आदेश की नहीं, बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था की तौहीन कर रहा है। एडवोकेट ने साफ किया है कि अगर वक्त पर काम नहीं हुआ तो वो अवमानना की कार्रवाई शुरू करेंगे। और इसमें सजा भी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। दोषी अधिकारियों को सजा भी हो सकती है। सोर्स में एक पुराने मामले का भी जिक्र है। मतलब पहले भी ऐसा हो चुका है कि अधिकारियों ने ढिलाई बरती हो। हाँ, और वो पुराना मामला आज के संदर्भ को समझने के लिए बहुत जरूरी है। कुछ साल पहले गुर्जर समुदाय अपने मवेशियों को चराने के लिए वेटलैंड के अंदर ले जाता था। ओह। तो हजारों मवेशियों के पैरों तले आकर प्रवासी पक्षियों के अंडे और उनके घोंसले नष्ट हो जाते थे। तब भी अदालत ने अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। और उन्होंने नहीं की। जब पर्यावरण प्रेमियों ने दोबारा शिकायत की तो पता चला कि जमीन पर कुछ नहीं बदला है, और इसी वजह से उन अधिकारियों के खिलाफ पहले से ही एक अवमानना का केस अदालत में चल रहा है। अच्छा, तो ये एक पैटर्न है। हाँ, ये प्रशासनिक निष्क्रियता का एक पैटर्न दिखाता है, और शायद यही वजह है कि इस बार हाईकोर्ट इतना ज्यादा सख्त है। उन्हें पता है कि सिर्फ आदेश देना काफी नहीं है, वो पुरानी गलती दोहराना नहीं चाहते। ये तो हुई अधिकारियों की बात, लेकिन जो लोग ये सब कर रहे थे, वो जमीन पर कब्जा करना, विस्फोटक रखना, क्या उन्हें इस बात का डर है? मतलब कानून उनके लिए क्या कहता है, क्या सजा है? इसका जवाब सोर्स में एडवोकेट के बेटे ने दिया है, जो खुद भी एक वकील हैं। उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जिक्र किया है, और इस कानून के तहत ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। इसकी धारा 51 में सजा का साफ साफ प्रावधान है। कितनी सजा हो सकती है? देखिए, एक आम अपराधी के लिए कम से कम 3 साल की जेल की सजा है, लेकिन जब मामला संरक्षित प्रजातियों यानी प्रोटेक्टेड स्पीशीज का हो, जैसा कि पोंग डैम में आने वाले पक्षी हैं, बिल्कुल, वहां सजा और भी सख्त हो जाती है। ऐसे मामलों में सजा 3 साल से लेकर 7 साल तक की हो सकती है। 7 साल? और कोई जुर्माना भी है? हाँ, इसके साथ 25,000 रुपए का जुर्माना भी है। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि कानून की नजर में ये एक बेहद गंभीर अपराध है। ये सिर्फ किसी की जमीन पर कब्जा करने जैसा नहीं है, ये देश की एक अनमोल धरोहर को नष्ट करना है। सही कहा आपने। और कानून इसे इसी गंभीरता से देखता है। कानून तो हमारे पास मजबूत हैं, लेकिन उस कानून का डर तभी बनता है जब उसे सख्ती से लागू किया जाए और सजा मिले। लेकिन इस केस में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप ने ये उम्मीद जगाई है कि शायद इस बार ऐसा ना हो।